गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बायो में लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस जब लेक्चर हुआ था तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ाऊंगा। तो उसी क्रम में आज हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैसे तो काफ़ी बच्चों ने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मैंने कहा था कि घर पे जो बुक्स आपने परचेज़ की हैं स्कूल से, आई होप कर ली होंगी। तो बुक्स में से भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आज हो सके तो सब बच्चे इस वीडियो के साथ साथ आप अपनी बुक्स को भी खोल के रखें, तब आपकी जो लर्निंग इफ़िशियंसी है और अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम समझने में इतनी नहीं आएगी। तो सब बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी बच्चे जो वीडियो को देखें अपनी बुक्स को निकाल कर देखें। तो हम लोग देखेंगे कि आज ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ह्यूमन जो मेटाबॉलिज्म है इसके रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप बनने वाले आपके जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, एक्सेस सॉल्ट है, एक्सेस यूरिक एसिड है, यूरिया है, ये सब हमारी बॉडी में जो बनते हैं ये हमारी बॉडी में एक प्रकार से टॉक्सिन का काम कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो यह आवश्यक बन जाता है कि इन सभी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाला जाए। और जो हमारे शरीर के द्वारा ये जिस प्रणाली द्वारा यह प्रोसेस होती है उस प्रणाली को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मुख्य जो केंद्र होता है वो होती है आपकी किडनीज। तो हम लोग जैसे पहले देख चुके हैं कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है यहाँ पर आपकी 2 किडनीज पाई जाती हैं। और ये जो किडनी का जो शेप होता है आपने गौर से देखे तो ये किडनी का जो शेप होता है, किडनी का शेप कहीं ना कहीं जो सेम की जो फली होती है सेम के बीज के आकार का होता है। और ये जो सेम के बीज के आकार की एक जोड़ा होता है, यहाँ पे आपका रीनल वीन्स और रीनल आर्टरी के द्वारा आपका ब्लड प्योर और इम्प्योर दोनों प्रकार से आता है। इम्प्योर ब्लड आता है वो प्योर होकर जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आप देखेंगे किडनी, ये आपका यूट्रस, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेथ्रा है, यहाँ पर यूरिनरी ओपनिंग है। तो इस प्रकार से ये एक आपका रे डायग्राम है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें हम लोग देखते हैं जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसकी अगर हम यूनिट कहें तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो आपकी किडनी की एक सेल है। तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नेफ्रॉन। तो ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, एक वेल लेबल्ड एक स्ट्रक्चर है। आप लोग सब इसको डिटेल से देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ एक एक जो ऑर्गन है इसके देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो रेड पोर्शन से दिखाई दे रहा है ये आप ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज। तो ये एक रीनल आर्टरी की शाखा है। रीनल आर्टरी वो आर्टरी होती है जहाँ जिसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल भी कहते हैं। इससे आपके जो प्रत्येक जो नेफ्रॉन है ब्लड की सप्लाई होती है। ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ब्रांच ऑफ द रीनल वीन्स है। ये यहाँ से आपकी जो रीनल वीन है जिसको हम रीनल वेन्यूल भी कहते हैं। यहाँ पर एक यू शेप की आप देखेंगे, ये यू शेप की यहाँ पर एक लूप पाई जाती है जिसको हम हैंडले लूप कहते हैं, जिसको हम हैंडले लूप कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज का जो ट्यूबुलस होती हैं, जो नलिकाएं होती हैं, उनका चारों तरफ एक नेटवर्क होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जो अपर कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, ऑर्गन का पार्ट होता है। ये है आपका वुमेन्स कैप्सूल। और वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकेंगे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस।
ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है ग्लोमेरुलस। और यहाँ से ये कॉइल्ड फॉर्म में ये बाहर निकलती हुई आप ट्यूबुलस देख सकते हैं, आप इसको कहेंगे पैरोक्सिमा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलस। तो इस प्रकार से ये एक लेबल्ड डायग्राम है आपकी एक नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन हम कह सकते हैं कि किडनी जो होती है, किडनी की एक यूनिट होती है। जो किडनी का पूरा सिस्टम बना होता है वो नेफ्रॉन से मिलकर ही बना होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बीइंग अकर बाय द मीन्स ऑफ स्पेसिफाइड सिस्टम इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी में जितना भी वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल, जो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से निकलते हैं, और जिस साधन के द्वारा, जिस माध्यम के द्वारा निकलते हैं उसको हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सेपरेशन, स्टोरेज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, मेनली नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। और जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें आपका पृथक्करण मतलब सेपरेट करना, अलग करना, स्टोरेज मतलब एकत्रित करना, और रिमूवल ऑफ वेस्टेज और जितना भी वेस्ट पदार्थ होता है, और मुख्यतः आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट जैसे अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, जो कि आपके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनते हैं, को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन कॉल्ड किडनी एंड पेयर्स ऑफ यूट्रर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो जैसा कि आप लोग अभी स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आपके जो ऑर्गन होते हैं उनसे मिलके बना होता है। ये होते हैं आपके किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग। तो दीज आर द सम पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं द फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन आर ब्रीफली डिस्कस बिलो। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि ये प्रत्येक जो ऑर्गन होता है, प्रत्येक ऑर्गन का जो पार्ट होता है उसका किस प्रकार से और क्या कार्य होता है। सबसे बात करेंगे हम पहले किडनी की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किडनी आर अ पेयर ऑफ रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड ऑर्गन। जैसे कि मैंने बताया, जो किडनी होती हैं वो सेम के बीज के आकार की ऑर्गन होता है, जो कि आपका एब्डोमिनल कैविटी, जैसा कि हम बताते हैं बच्चों को, जो आपका चेस्ट का जो एरिया होता है, चेस्ट, लंग्स, इनको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। और इसके नीचे जो स्टमक, इंटेस्टाइन और जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो जो किडनी होती हैं ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं। ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और जो आपकी जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं आप, इनके दोनों साइड से आपके एक एक किडनी पाई जाती है। द लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड स्लाइटली हायर देन द राइट किडनी। और जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी राइट किडनी से ऊपर स्थित होती है। इनर साइड ऑफ द किडनी पजेसेस fissures called hills into entry of renal arteries। और यहाँ पर जो इनर साइड होती है प्रत्येक किडनी की, वहाँ पर एक प्रकार की दरारें पाई जाती हैं जिसको हम हीलस कहते हैं, जिसमें आपकी रीनल आर्टरी एंटर करती है, एग्जिट इन द रीनल वीन, और यहाँ से रीनल वीन निकलती है एंड एग्जिट यूट्रस, और यहाँ से यूट्रस का जो एग्जिट होता है, एग्जिट का द्वार भी यहाँ पर होता है। द फंक्शन ऑफ द रीनल आर्टरी इज टू ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट फॉर द प्यूरिफिकेशन। ये आपको बात याद रखनी है, यहाँ पर जो रीनल आर्टरी होता है, रीनल आर्टरी आपके हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, जिसको प्यूरिफाई करना होता है किडनीज को। तो यहाँ पर जो रीनल आर्टरीज होती है, रीनल आर्टरीज जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड अर्थात इम्प्योर ब्लड आपका किडनी में लेकर आते हैं, जिसको प्यूरिफिकेशन करना होता है। रीनल वीन्स कैरिड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच वाज प्यूरिफाइड बाय द बाय द किडनी। और जितनी रीनल वीन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करती हैं, जो कि किडनी के द्वारा प्यूरिफाई किया जाना है। यूट्रस कैरी वेस्ट
फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। और जितना भी यूट्रस में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फिर से मैं इस जो मुख्य जो बिंदु हैं उनको आपको चिन्हित करके रिवाइज करवाना चाहूँगा कि फंक्शन ऑफ द रीनल आर्टरीज, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द रीनल आर्टरी इज टू ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट फॉर प्यूरिफिकेशन। यहाँ से आपका जो रीनल आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको प्यूरिफाई करता है, और रीनल वीन जो होती हैं वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरीज करती हैं, जो कि आपका किडनी के द्वारा प्यूरिफाई हो चुका होता है। यूट्रस कैरीज वेस्ट फॉर किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ पर जो यूट्रस होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र कर देता है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, ये आपका ब्लड है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये आपका ग्लोमेरुलस है। ये बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है बहुत महत्वपूर्ण है। ये कप शेप्ड जो होती है इसको हम वुमेन्स कैप्सूल्स कहते हैं। और वुमेन्स कैप्सूल में मैंने बताया कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सॉल्ट, यूरिया और बहुत से यूज़फुल जैसे फूड पार्टिकल्स होते हैं, ग्लूकोज के, एमिनो एसिड्स का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। और यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका निकलने के बाद में जितने भी नेसेसरी और एसेंशियल जो सब्सटेंस होते हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन फिर से ब्लड में होता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट ही बॉडी से बाहर निकल पाए। कोई इसेंशियल जो सब्सटेंस हैं, जो नेसेसरी, जिनकी बहुत आवश्यकता होती है, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाए। और यहाँ पर आपका जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने के बाद ये आता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रीनल वीन्स है। यहाँ से आपका जो प्योर जो ब्लड होता है वो इसके द्वारा निकाल दिया जाता है। किडनी के द्वारा जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स को निकलने के बाद वो रीनल वीन के द्वारा भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर फिर आपका रीनल सिस्टम में आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे ईच किडनी इज मेड अप ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट नेफ्रॉन। तो प्रत्येक जो किडनी होती है वो एक्सक्रीटरी यूनिट जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं से बनी होती है। तो किडनी की पूछा जाए कि किडनी की यूनिट क्या है या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट क्या है, तो वो है आपकी नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज अ ब्लड फिल्टरिंग यूनिट ऑफ द किडनी। द नेफ्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, मालपिघियन ट्यूबुलस एंड रीनल ट्यूबुलस। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जो आपका नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, मालपिघन ट्यूबुलस और रीनल ट्यूबुलस। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। सबसे पहली बात ये बात याद रखनी है, जो नेफ्रॉन है वो आपकी एक्सक्रीटरी यूनिट है किडनी की। और ये आपकी किडनी में जो स्ट्रक्चर होती है वो दो पार्ट से बनी हुई होती है, मालपिघन ट्यूबुलस और रीनल ट्यूबुलस। मालपिघन ट्यूबुलस कंसिस्ट ऑफ ए कप शेप्ड एंड ऑफ द नेफ्रॉन कॉल्ड वुमेन कैप्सूल। और जो मालपिघन ट्यूबुलस होती है वो एक कप शेप्ड एक नेफ्रॉन एंड से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं आपका वुमेन्स कैप्सूल, जैसा कि मैंने अभी बताया था, विच कंटेन अ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और जो वुमेन्स कैप्सूल होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी आपकी कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिसमें ब्लड कैरीज करने वाली जो कैपिलरीज होती हैं, जिनको हम सम्मिलित रूप से आपका ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कहते हैं वुमेन कैप्सूल्स के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी कैपिलरीज होती हैं उनको। अब आर्ट्रियोल्स ब्रिंग ब्लड लेडन बाय द वेस्ट ऑन एक्सेसिव वाटर। जो आर्ट्रियोल्स होते हैं, जो रीनल आर्टरीज होती हैं, वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं जिसमें बहुत सारा वेस्ट और एक्सेस वाटर होता है। द ब्लड वेस्ट इज फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द वुमेन कैप्सूल। और जितना भी वेस्ट होता है वो ग्लोमेरुलस, जो आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, वुमेन कैप्सूल के अंदर उनका फिल्ट्रेशन होता है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो इसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कहते हैं। द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और नेफ्रिक
filtration pass into the convoluted tubulus. This region is also richly supplied with the blood capillaries. और जो ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट होता है, जो कि ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेट हो चुका है, जिसको हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कहते हैं, आपका कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलस में ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये वो जगह होती है जहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में ब्लड की सप्लाई होती है और यहाँ पर बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज पाई जाती हैं। द यूजफुल कंपोनेंट सच एज एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन सी, vitamins etc. are absorbed in the proximal as well as the distal convoluted tubulus। और बहुत से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो वेस्ट मटेरियल के साथ ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, जैसे आपके एमिनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, कैल्शियम, सोडियम, विटामिन्स। इन चीज़ों को शरीर से बाहर नहीं निकल देना है ये, लेकिन आते तो ब्लड के साथ ही हैं, लेकिन इनको शरीर से बाहर नहीं निकलना है। इसीलिए ये आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलस में इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। इनको बाहर नहीं निकल देना है। इनका बाहर निकल जाने का मतलब बॉडी सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ाना है, बिल्कुल सिस्टम बेकार हो जाएगा। अगर जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स अगर शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो फिर कैसे चल पाएगा। तो इस कारण क्या होता है कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में केवल वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलना है, लेकिन ब्लड के साथ साथ तो हम जानते हैं कि जो ब्लड में जो डिजॉल्व होते हैं वो आपके मिनरल्स भी ब्लड में डिजॉल्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयंस, विटामिन्स, डाइजेस्टेड फूड, प्रोटीन्स, ये सभी चीज़ें ब्लड में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन इनको बाहर नहीं निकलने देना है। केवल वेस्ट पदार्थ जैसे एक्सेस सॉल्ट और आपका एमिनो एसिड्स और यूरिया, ये पदार्थ आपके बाहर निकलने हैं। तो यहाँ पर फिर से प्रॉक्सिमल और एज वेल एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलस के द्वारा रीएब्जॉर्प्शन होता है। इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलस सम ऑफ ईच अदर वेस्टेज आर ऑल्सो सेक्रेटेड बाय ब्लड कैपिलरीज एंड these involves potassium and H+ ion, creatinine, salt and urea etc. इन द लूप ऑफ हेनली, अब आ जाते हैं हेनली लूप में। सम वाटर पासिस इनटू द फिल्टर बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर हेनली लूप में वाटर पास होता है एज द रीजन ऑफ सराउंडिंग बाय द हाइपर ऑस्मोटिक इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके चारों ओर जो होता है वो अधिक सांद्रता वाला ज़्यादा हाइपर ऑस्मोटिक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ liquid solid particle from the region of low concentration to high concentration। तो यहाँ पर जो होता है मूवमेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है। इसी कारण जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इसके चारों ओर जो होता है हेनली लूप के चारों ओर हाइपर ऑस्मोटिक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जिसके कारण ऑस्मोसिस होता है। एज दिस रीजन सराउंडेड बाय द हाइपर ऑस्मोसिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हम बात करते हैं यूट्रर की। तो अ पेयर ऑफ यूट्रर मस्कुलर ट्यूब्स 30 सेंटीमीटर इन द लेफ्ट अराइज फ्रॉम द हीलस in the kidney of the moves down into the open into the urinary bladder. Peristaltic movement occur in the ureter to ensure the flow of the urine in the one direction along their length। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे जो यूट्रस होता है एक प्रकार की दो नलियों का, एक प्रकार से कह सकते हैं ट्यूब्स होती हैं जिनकी लेंथ लगभग 30 सेंटीमीटर की होती है, जो कि मैंने बताया था कि आपका एक पैचेस, एक प्रकार की दरारें पाई जाते हैं, जो फिशर्स पाए जाते हैं, जिसको हम हिलस कहते हैं। हिलस से निकलते हैं और ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ आगे चलते हैं और यहाँ पर एक प्रकार का पेरिस्टैलिक मूवमेंट होता है। जिस प्रकार से हमारा जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस में पेरिस्टैलिक मूवमेंट होता है, उसी प्रकार का यहाँ पर भी एक पेरिस्टैलिक मूवमेंट होता है, जो कि आपके यूरिनरी जो यूरिन होता है, यूरिन के मूवमेंट को इंश्योर करता है कि वो आगे अपनी जो लेंथ है उसमें स्मूथली निकल रहा है या बह रहा है। Urinary bladder, this is the muscular sac present in the pelvic region in the body. It is main function to temporarily store the urine before it's released out in the body। और जो urinary bladder होता है, यहाँ इसका काम होता है कि अस्थायी रूप से टेम्परली कुछ देर के लिए यहाँ पर आपके जो यूरिन होता है, यूरिन का स्टोरेज करना होता है। जो यूरिन होता है वो यहाँ पर स्टोरेज होता है कुछ समय के लिए, जब तक यूरिन को पास आउट नहीं किया जाता तब तक ये इस रीजन में स्टोर रहता है। और इसका जो मेन फंक्शन है यही है। और ये
आपके जो पेल्विक रीजन होता है वहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। अगर हम बात करें यूरेथ्रा की, तो ये एक इस प्रकार की एक ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की, जिससे कि आपका यूरिन पास होता है। अब हम देखें कि द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इनटू यूरेथ्रा इज गार्डेड बाय द स्फिंक्टर। और जो एक प्रकार की हम कहते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा ये एक प्रकार का एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर एक प्रकार की कह सकते हैं एक कंट्रोलर, एक कह सकते हैं एक मस्कुलर पार्ट होता है जो कि यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करता है। तो ये स्फिंक्टर के द्वारा आपका ये स्फिंक्टर जो होता है यहाँ पर यूरेथ्रा में, तथा हम कहें कि ये आपके जो एनस रीजन होता है वहाँ पर भी आपका स्फिंक्टर मसल्स पाए जाते हैं, जो कि किसी भी प्रकार के स्टूल मूवमेंट को कंट्रोल करती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्फिंक्टर होता है जो कि आपकी यूरेथ्रा में यूरिन के कह सकते हैं कि फ्लो को कंट्रोल करता है। लेंथ ऑफ यूरेथ्रा इज स्मॉलर इन फीमेल देन इट्स अ मेल। तो यूरेथ्रा में जो आपकी फीमेल्स की जो यूरेथ्रा की जो साइज़ होती है वो कम होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर की होती है। और अगर हम बात करें मेल्स की, तो मेल्स में ये लगभग 20 सेंटीमीटर तक की होती है। द अर्ज टू पास आउट इन द यूरिन अर्ज मिक्चुरेशन एंड अकर इन द पर्सन व्हेन ब्लैडर स्टार्ट गेटिंग स्ट्रेच। When bladder is filled into the higher capacity, the urge becomes painful for a person. This process of urination is called micturition. यूरिनरी मेन जो यूरिन है वो मेनली उसमें लगभग 96% वाटर होता है, लगभग 2.5% 2.5% आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1.5% तक होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द यूरिन इंक्लूड्स यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड्स, हार्मोन, विटामिन्स। और यहाँ पर आपके जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो वो आपके यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रेटिनिन होता है, आपका हार्मोन्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन द यूरिया इज सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फेट, सल्फेट, क्लोराइड एसेट्रा। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि आपका 1.5% होता है, उसके अंदर आपका सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोराइड पाए जाते हैं। जब व्हेन अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम यूरिन बिकम्स एल्कलाइन as urea decompose into to release ammonia. This is called fall smell in the vicinity in standing for the urine. और जैसे ही जो यूरिन बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आता है, ये इसकी जो प्रकृति है वो आपका एल्कलाइन हो जाता है, क्योंकि जो यूरिया होता है वो अमोनिया में डिकम्पोज हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, समझा। तो सब बच्चे, मैंने जैसा कि कहा है कि आप जो स्कूल से आप लोगों ने जो बुक्स परचेज़ कर ली होंगी, तो ये पोर्शन आप अपनी बुक से पढ़ के देखें, या फिर हो सके तो सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप वीडियो के साथ साथ अपनी बुक्स को भी, क्योंकि जितनी भी मैं PDF फाइल बनाता हूँ वो आपकी बुक से ही होती हैं, तो बिल्कुल एक लाइन आपकी जो बुक है उसमें मिलेगी आपको। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी बुक को साथ देकर पढ़ें, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप किसी भी प्रकार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग अपनी परेशानियों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।